हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा कि धातुओं के भौतिक गुण, जिसमें चमक थी, आघातवर्धनीयता, सुचालकता, हमने कई भौतिक गुण पढ़े थे। इस वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले धातुओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो हमको जनरली याद होने चाहिए। तो जो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, लेड है, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो धातु है, धातु का सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, पहला गुण है वायु में दहन। दहन का मतलब होता है जलना। तो वायु में दहन करवाते हैं धातु का, तो क्या होता है देखिए यहाँ। तो सबसे पहले जो मैग्नीशियम है उसका हम वायु में दहन करवा रहे हैं, तो ये श्वेत ज्वाला के साथ जल रहा है। अभिक्रिया है हमारी। मैग्नीशियम जो धातु है अपना, धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है। धातु प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू धातु का ऑक्साइड। ये हमको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि धातु यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो धातु का ऑक्साइड का निर्माण करेगा। और उदाहरण देखते हैं दहन के। तो और उदाहरण में जो कॉपर है उसको जलाया जा रहा है। कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो कॉपर का ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ। यहाँ कॉपर सेकंड ऑक्साइड दे रखा है इन्होंने। सेकंड का मतलब ये जो सेकंड दे रखा है यहाँ, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है। हम जानते हैं कि Cu+2 में होता है और जो ऑक्सीजन हमारा वो -2 में होता है। इसलिए ये -2 से +2 का जो चार्ज है ये कैंसिल हो जाता है और हमारा CuO उत्पाद के रूप में बन जाता है। आगे देखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का दहन करवाया जा रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र यहाँ होगा Al2O3। उसके बाद में हम बात करेंगे कि यहाँ जो ऑक्साइड बनेगा, यदि उसका लिटमस जांच की जाए, जैसे कि जो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे विक्रिया करता है, और जो धातु की जो ऑक्साइड होती है वो कौन सी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो जो क्षारीय प्रकृति की ऑक्साइड होगी वो जो लाल लिटमस पत्र है उसको नीला कर देगी, हम जानते हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धात्विक ऑक्साइड हैं, ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो वह ऑक्साइड जो अम्लीय व्यवहार भी प्रदर्शित करे और क्षारीय व्यवहार भी प्रदर्शित करे, उसको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड ये दोनों उदाहरण हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम यहाँ क्रिया करवा रहे हैं HCl से, तो यहाँ AlCl3 का निर्माण हम हो रहा है। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया यहाँ तो पहले अम्ल से करवा ली हमने और यहाँ क्षार से करवा रहे हैं, तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 का निर्माण हो रहा है। तो जो अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होती है वो जल में घुलनशील होती है। इनमें से कुछ जो जल में घुलकर क्षार प्रदान करती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो जल में घोले जाते हैं तो क्षार बनाते हैं। समीकरण किस प्रकार से होंगे इनके, Na2O ये है सोडियम का ऑक्साइड, इसको जल में घोल रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक प्रबल क्षार है उसका निर्माण यहाँ होगा। इस अभिक्रिया को थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ जो
Na प्लस में होता है और जो ऑक्सीजन है हमारा वो -2 चार्ज में होता है। तो यहाँ अलग अलग तोड़ लेंगे इनको, H प्लस में तोड़ लेंगे और OH माइनस में तोड़ लेंगे। फिर माइनस वाले को प्लस वाले के पास ले जाएंगे और प्लस वाले को माइनस वाले के पास ले जाएंगे। इस तरीके से अपनी अभिक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। इसी तरीके से पोटेशियम ऑक्साइड के साथ करेंगे। पोटेशियम ऑक्साइड के साथ भी सेम क्रिया होगी और इनके जो क्षार हैं वो जल में घुलेंगे और किसका निर्माण करेंगे, इनके जो ऑक्साइड हैं वो जल में घुलेंगे और एक प्रबल क्षार का निर्माण करेंगे। उसके बाद में एक अभिक्रियाशीलता की बात आती है कि जैसे सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं हैं तो वो इतनी तेज़ी से अभिक्रिया करती है कि खुले में आग पकड़ लेती है। अतः इनको सुरक्षित रखने के लिए जो सोडियम है उसको हम केरोसिन के तेल में रखेंगे सुरक्षित, तभी वो बच पाएगा। नहीं तो जो बाहरी ऑक्सीजन है उससे क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा। इसी कड़ी में जो सामान्य ताप पर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, लेड आदि जो धातुएं हैं उनकी सतह पर ध्यान दीजिएगा कि जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, यहाँ 4 धातुओं का नाम लिया मैंने, इनकी सतह पर एक ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। तो ये जो पतली परत होती है ये इनका ऑक्सीकरण नहीं होने देती और इन धातुओं को सुरक्षित रखती है। उसके बाद में जो एनोडीकरण की प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम समझेंगे। एनोडीकरण क्या होता है कि एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की परत है वो क्या काम आती है कि वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक पतली परत का निर्माण हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की यह परत इसको संक्षारण से बचाती है। यहाँ देखिए एक शब्द आया है संक्षारण। तो संक्षारण किसको बोलेंगे कि जो एल्यूमिनियम है अपना, जैसे ही वो बाहरी वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो वो अभिक्रिया करेगा इससे और इसके ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाएगी और ये इसको संक्षारण से बचाएगी। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए जो एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित जो ऑक्सीजन गैस होती है एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है। इस ऑक्साइड की परत के कारण इस ऑक्साइड की जो परत होती है इससे रंगकर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तु बनाई जाती है। तो ये था एनोडीकरण। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के बारे में तो हमने बता दिया कि सोडियम तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और जो मैग्नीशियम है वो क्रिया धीमी करता है। लेकिन ऑक्सीजन में दहन करने से जो जिंक, आयरन, कॉपर, लेड की अभिक्रियाशीलता का पता ही नहीं चलता, क्योंकि इसमें जो अभिक्रियाशीलता का जो क्रम है वो धातुओं के आधार पर हम बता सकते हैं। धातु जितना ज़्यादा क्रियाशील होगा उतनी ही ज़्यादा ये जो अभिक्रिया है उनकी क्रियाशीलता होगी। उसके बाद में अगला टॉपिक है अपना कि धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ये चित्र दिखाया गया है कि धातु पर भाप की क्रिया। चित्र में जो धातु है उसके जल के साथ क्रिया कराई जा रही है तो धातु का ऑक्साइड निर्माण होगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये जो धातु ऑक्साइड बनेगा ये जल के साथ क्रिया करके धातु का हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। चित्र में देखेंगे हम कि यहाँ एक धातु का नमूना है, इसको गर्म किया जा रहा है
तो ये निकास नली के द्वारा ये जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से मुक्त होके यहाँ इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो यहाँ धातु ऑक्साइड बना है ये भी जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेगा। कुछ अभिक्रियाएं हैं सोडियम की और पोटेशियम की। तो सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करती है। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उनको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो समीकरण देखेंगे इसका। यहाँ पोटेशियम है, इसको जल के साथ क्रिया करवा रहे हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। ये धातु का हाइड्रोक्साइड बन गया और साथ में हमारी क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस, और उसमें ऊष्मा निकल गई, तभी तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। अब यहाँ पे जो धातु का हाइड्रोक्साइड बना है ये क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेगा। यहाँ पोटेशियम की बात हो रही है, यहाँ सोडियम के बारे में, तो यहाँ सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। उसके बाद में जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है, इसलिए उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने में पर्याप्त नहीं होती। यहाँ जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं, चित्र में हमने देखा था, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु से चिपक जाते हैं और यहाँ कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में जो मैग्नीशियम है वो ठंडे जल के साथ लगभग क्रिया नहीं करता और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, जैसा कि सभी धातु उत्पन्न करते हैं। उसके बाद में एल्यूमिनियम के लिए और ये फेरस के लिए। तो ये थी धातुओं की दो अभिक्रियाएं, जिसमें इस अभिक्रिया में जो धातु है वो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहे हैं और साथ में जो हाइड्रोजन गैस है उसको उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगले वीडियो में धातु के दूसरे गुण के बारे में बात करेंगे।